लक्ष्मी है। मैं श्रीकाकुलम जिला मंदसा केजीबीवी में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का यह सुनहरा अवसर प्रदान करने वाले सभी अधिकारियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आप पिछली कक्षा में हमने जैसे कि गाने वाली चिड़िया कहानी पाठ के बारे में आप सीख चुके हैं ना। अब हम गाने वाली चिड़िया पाठ संबंधित प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी हमको जानना है ना बच्चों। तो देखिए, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कुछ पक्षियों के नाम बताइए। उत्तर, तोता, बटेर, कौवा, मैना, चील, तीतर, बतख, बगुला, कबूतर, मोर आदि कुछ पक्षियों के नाम हैं। दूसरा प्रश्न है, संगीत मनोरंजन का एक साधन है, इसके बारे में अपने विचार बताइए। उत्तर, संगीत एक मनोरंजन साधन है, सबको मनोरंजित करने वाला एक साधन है, ये सभी को मालूम है ना बच्चों। संगीत सुनने से हमारा दिल खुश हो जाता है। हम कितने भी दुखों में रहे, संगीत सुनने से हमारा मन बहुत ही आनंदित हो उठता है। इससे कुछ बीमारियां भी दूर हो जाती है। संगीत के द्वारा कुछ बीमारियों का इलाज भी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ना, संगीत से हमें एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, यादगार शक्ति बढ़ती है, और संगीत सुनने से रोने वाला बच्चा भी चुप हो जाता है। मतलब संगीत जो है हमारे मन को उतना आनंदित करता है, हम अपने सारे दुखों को भी भूल जाते हैं। मनुष्य को जीने के लिए हमेशा आनंद और उत्साह रहेगा तो वह करने वाला काम भी दुगने शक्ति से काम को कर सकता है। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है बच्चों, परीक्षा में भी इस तरह का अनुच्छेद दिया जाएगा और उस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न भी होंगे और उसका उत्तर जो है उस अनुच्छेद में चुनकर ढूंढकर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए इस अनुच्छेद को। भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सन 1972 में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 बनाकर सभी राज्यों में वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है एवं वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण के लिए देश के विभिन्न भागों में 69 राष्ट्रीय उद्यानों और 399 अभयारण्यों एवं 35 प्राणी उद्यानों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाएं आरंभ की गई है। देखिए बच्चों, इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया? तो पहले लाइन के दूसरी लाइन में देखिए, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम। भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया? वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर कितने राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बताई गई है? देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें से देखिए 69 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बताई गई है। तीसरा प्रश्न है, बाघों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना कार्य कर रही है? सबसे नीचे देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजना यहाँ कार्य कर रही है बाघों की सुरक्षा के लिए। देखिए बच्चों, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मजदूरों और किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, मजदूर और किसान हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं, है ना। मजदूर जो है हमें हर प्रकार का अनाज उत्पादन करके हमें आहार प्रदान कर हमें स्वस्थ रखते हैं, है ना। इसलिए उनके बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। उनकी दशा सुधारने के लिए हमें उनका वेतन बढ़ाना चाहिए, है ना बच्चों। उनकी जो परिस्थिति है उसको बदलने के लिए उनका वेतन बढ़ाना चाहिए और उन्हें कम मूल्य पर बीज उपलब्ध कराना चाहिए, उन्हें कम सूद पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, उन्हें 8 घंटे ही काम करवाना चाहिए
उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोलने चाहिए। उनको हर तरह की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न, राजा ने चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया था। आपकी नज़र में चिड़िया को पिंजरे में रखना उचित था? अपने उत्तर का कारण बताइए। उत्तर, मेरी नज़र में चिड़िया को बांध कर रखना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी हमेशा स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र रहने के लिए ही उनका निर्माण किया गया है। सभी को, देखिए बच्चों, सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का हक है। किसी को बांध कर रखना उचित नहीं है, क्योंकि बांध कर रखने से हम भी नहीं रह सकते हैं, तो पक्षी भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए बंदिश में रहना कोई भी पसंद नहीं करता है। इसलिए पक्षी को बांधना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान भी उसी दृष्टि से उसका निर्माण किए हैं, स्वतंत्र रूप से जीने के लिए, इसलिए इसको बांध कर रखना उचित नहीं है। तीसरा प्रश्न, दूसरों के काम आने में ही जीवन का सच्चा सुख निहित है। इसके बारे में अपने विचार बताइए। उत्तर, मनुष्य समाज के अनेक लोगों के साथ मिलकर जीवन बिताते हैं। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, मनुष्य अकेले नहीं जी सकता है, दूसरों की सहायता से वह जी सकता है। दूसरों का बिल्कुल काम ना आए ऐसा वह नहीं रह सकता है। अन्य लोगों से अलग रहना मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि इन्हें बताया ना, दूसरों की सहायता के बिना वह नहीं रह सकता है, वह असंभव है। आपस में सहायता करना, गरीबों का साथ देना हमारा कर्तव्य है। आज हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है करके हम रह सकते हैं, पर कभी ना कभी हमें दूसरों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसलिए हमें दूसरों की सहायता करना है और गरीबों का भी साथ देना हमारा कर्तव्य है। हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के काम आना चाहिए। हम अपने लिए स्वार्थ भावना से नहीं जीना चाहिए। दूसरों के लिए भी हमें सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। इसी में जीवन का सच्चा सुख निहित है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारा मन भी प्रशांत रहता है। कोई अगर हमें कोई सहायता मांगता है तो हम अगर उसकी सहायता करते तो हमारा मन भी प्रशांत रहता है। नहीं, वह किसी काम के लिए हमें सहायता मांगे, हम नहीं करें तो भी हमारा मन भी प्रशांत नहीं रहता है, और कभी हमें भी उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है ना बच्चों। हम समाज में रहते हैं तो क्या अपने अकेले के लिए जीने से काफ़ी नहीं है, हमें दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए, दूसरों को भी काम आना चाहिए। गाने वाली चिड़िया पाठ का सारांश देखिए बच्चों। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। वहाँ के जंगल में एक गाने वाली चिड़िया रहती थी। जैसा कि आपको मालूम है ना, राजा के महल के पास वाले जंगल में एक गाने वाली चिड़िया रहती थी। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा। एक लड़की के बुलाने से वह चिड़िया राजा के पास आई। उसकी आवाज़ सुनकर राजा बहुत खुश हो गए। राजा के अनुरोध पर चिड़िया महल में रहने लगी। एक दिन उस चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वालों की याद आई। वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जैसा कि मालूम है ना बच्चों, चिड़िया राजा के पास आकर गाना सुनाई तो राजा बहुत खुश हो गए और उसको अपने पास में ही रहने के लिए कहा। चिड़िया मान गई और राजा के पास ही रहने लगी। उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया गया और जो चीज़ मांगती राजा उसे पूरा करता। इस प्रकार वो अच्छे से रहने लगी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसको चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वालों की भी याद आई। वह खेतों की ओर निकल पड़ी। इससे राजा अस्वस्थ हो गया। यह बात जानकर चिड़िया फिर वापस आ गई। राजा बीमार पड़ गए करके उसको किसानों और श्रमिकों के द्वारा पता चला, तो वो फिर राजा के पास वापस आ गई। राजा ने उसे फिर से महल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन चिड़िया ने राजा से कहा, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मतलब चिड़िया जो क्या बोली, मेरा संगीत जो है खेतों में काम करने वाले किसानों और
मेहनत करने वालों को सुनाना है। मैं आपके पास भी आऊँगी, आपको भी मैं अपना गाना अवश्य सुनाऊँगी करके वो राजा से बोली। तो राजा को की आंखें खुल गई। राजा ने किसानों और मज़दूरों के लिए कुछ करने का निश्चय किया। एक चिड़िया होकर किसानों और मज़दूरों के लिए सोच सकती है और अपना राजमहल का सुख त्याग सकती है। हाँ, राजमहल में उसको हर तरह का सुख मिल रहा था, उसको सबको त्याग कर वह खेतों में काम करने वाले किसानों और मज़दूरों को गाना सुनाने चले गई। इसलिए क्या एक राजा होकर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता? ऐसा सोचकर राजा ने उस दिन से किसानों और मज़दूरों के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गीत और संगीत का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, गीत और संगीत के द्वारा हमें मनोरंजन मिलता है। जैसा कि मैंने बताया ना, गीत माने गाना और संगीत के द्वारा हमें बहुत ही मानसिक प्रशांतता, बहुत ही मन को आनंद और उत्साह लगता है ना, मन को शांति और सुख मिलता है। हम बहुत ही सुख अनुभव करते हैं, है ना, दुख सारे भूल जाते हैं। अस्वस्थ लोगों की अस्वस्थता भी दूर होती है, मतलब जो बीमार हैं उनकी बीमारी भी दूर हो जाती है संगीत के द्वारा। इस प्रकार गीत और संगीत का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। भाषा की बात देखिए बच्चों, इसमें मुहावरा शब्द दिया गया है। पहला है जान में जान आना। उसका अर्थ क्या है? मुसीबत से निकलने पर निश्चित होना। इसका भाव देखिए, वाक्य प्रयोग देखिए, राजा को स्वस्थ होता देख सबकी जान में जान आ गई। जब राजा बीमार पड़ गए तो सब लोग चिंतित होने लगे, है ना। जब चिड़िया का गाना सुनाई दिया तो राजा धीरे धीरे वो गाना को सुनकर स्वस्थ होने लगे। तो राजा को स्वस्थ होते देख सबकी जान में जान आ गई। दूसरा है खुशी के आंसू आना, मतलब बहुत खुश होना। आनंद भाष्पालु हम बोलते हैं ना, जब बहुत खुश होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आता है, उसको हम आनंद भाष्पालु बोलते हैं। बहुत खुश होना, मतलब उसका वाक्य प्रयोग क्या है? चिड़िया का गाना सुनकर राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मतलब चिड़िया का जो मधुर संगीत सुनकर राजा की आंखों से खुशी के आंसू, आनंद बाष्पालु उछाई। देखिए बच्चों, यहाँ कारक चिन्ह के बारे में बताया गया है। देखिए, राजा ने चिड़िया को प्यार से रखा। चिड़िया को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। चिड़िया का मधुर गान सबको भाता था। चिड़िया का संगीत सुनकर सबके मन में यही सोचते कि हे चिड़िया, तुम कितना मधुर गाती हो। देखिए बच्चों, यहाँ पे कारक चिन्ह के बारे में बताया गया है। एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह, कारक कहते हैं। वो संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है ना। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उस वाक्य का वे दूसरे वाक्यों से संबंध जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं, है ना बच्चों। आपको समझ में आ रहा है कारक किसे कहते हैं? मतलब एक वाक्य है, मतलब एक शब्द है, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जो बताते हैं उसको हम कारक कहते हैं। यहाँ पर कारक विभक्तियाँ दी गई है और बाजू में रिक्त स्थान भी दिया गया है। सबसे पहले तो आप कारक विभक्तियाँ देखिए। आप तेलुगु में आपको मालूम होगा विभक्ति माने डूमुरुल्लू बोलते हैं ना, वो विभक्ति है। उसी प्रकार हिंदी में भी है। देखिए, कर्ता कारक के साथ ने, कर्म कारक के साथ को, कर्ण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे अजी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बोल रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर कौन कौन से कारक विभक्ति हमको लगाना है। राजा, पहला, राजा सुंदर महल में रहता था। यहाँ पर में बच्चों कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल का वर्णन किया। यात्रियों ने मतलब कर्ता कारक, अपने यात्रा वर्णन में अधिकरण कारक है। महल का वर्णन किया का संबंध कारक है। राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा। राजा ने मतलब राजा जो है कर्ता
कारक ने चिड़िया को, मतलब कर्म कारक है को, राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनाया गया। के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। और का संबंध कारक है। सेवकों ने लड़की से पूछा। सेवकों ने लड़की से पूछा। सेवकों ने माने कर्ता कारक है। से कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तो सेवकों ने लड़की से पूछा। देखिए बच्चों, आपका नोट्स जो है कंप्लीट हो गया है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। अब हम अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, आप प्रश्नों के उत्तर के, मतलब गाने वाली चिड़िया संबंधित प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी आप जान चुके हैं। अब हम 9वीं कक्षा का तीसरा पार्ट बदले अपनी सोच के बारे में जानेंगे। बच्चों देखिए, बदले अपनी सोच। बदले अंटे మార్చుకుందాం, अपनी अंटे मना, सोच माने आलोचना। अपनी सोच को बदलना है, मन आलोचनी मनमो మార్చుకుందాం। ठीक है ना बच्चों? तो इस सबसे पहले तो आप इस पाठ में एक चित्र दिया गया है। देखिए बच्चों, ध्यान से चित्र दिया गया है और चित्र से संबंधित अपन को 3 प्रश्न दिया गया है। चित्र से संबंधित यहाँ पे 3 प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है? वो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, अब हमको बताना है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक लड़की है, कुत्ते को पकड़ी है, उसकी पीठ पर थैली है, 2 पेड़ है, एक दीवार है और घास फूस है ना बच्चों? दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? लड़की क्या कर रही होगी, है ना बच्चों? लड़की क्या कर रही होगी? वो भी लड़की माने वो एक छात्रा है, उसके पीठ पर एक थैली है ना, बैग है ना, तो वह भी एक छात्रा है। आप जैसे केजीबीवी में पढ़ने वाली छात्रा है ना, उसी तरह ये भी एक छात्रा है। क्या कर रही होगी? वो स्कूल जा रही होगी, है ना? रास्ते में उसको क्या मिला? कुत्ता मिला। उसको क्या करी? उसने कुत्ते को पकड़ लिया। या तो उसकी माँ के पास पहुंचाऊंगी सोच रही होगी, नहीं तो अपने घर में ले जाऊंगी ऐसे सोच रही होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने को? वह क्या सोच रही होगी, है ना? वह क्या सोच रही होगी? इस कुत्ते को अपने घर ले जाकर कैसे इसकी सेवा करूं, इसको पालन ना करूं, अने उसके बारे में सोच रही होगी, है ना बच्चों? अब हम लोग का इस पाठ का उद्देश्य देखिए बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, इसके लिए पर्यावरण एवं भूमि संरक्षण आवश्यक है। प्रकृति संरक्षण में हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सके। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु माने सभी लोग सुखी रहना है। जब सभी लोग सुखी रहना है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण और भूमि संरक्षण आवश्यक है। इस पर्यावरण को बचाना है, इस भूमि को बचाना है, ये सबके लिए आवश्यक है क्योंकि सभी के लिए जरूरी है। प्रकृति संरक्षण में हम सब, मतलब इस प्रकृति संरक्षण करने के लिए हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ये किसी एक की वजह से या 2 की वजह से नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है। सभी अपना अपना भाग देंगे तो ये पर्यावरण को हम बचा सकेंगे, है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम पाठ में जाते हैं और उस पाठ में क्या दिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो क्या दिया गया है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। बच्चों पहली माने क्या है बच्चों? पहली का विलोम शब्द क्या है बच्चों? आखिरी। पहली का विलोम शब्द क्या है बच्चों? आखिरी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर बच्चों, मजबूर माने क्या है बच्चों? बाध्य। क्या है बच्चों? बाध्य। किसी के पास भी उसके सवाल का जवाब नहीं था। किसी के पास भी उसके सवाल का जवाब नहीं था। सवाल का विलोम शब्द क्या है बच्चों? जवाब। सवाल का विलोम शब्द क्या है बच्चों? जवाब। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम क्या है बच्चों? योगरत्ना श्रीवास्तव। क्या नाम है उसका? योगरत्ना श्रीवास्तव। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है ना बच्चों? गर्व। इसका विलोम शब्द क्या है बच्चों? घमंड। क्या है? घमंड। तो देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र संघ माने यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? ऐक्यराज्य समिति। क्या बोलते हैं? ऐक्यराज्य समिति। तो ये कब स्थापना की गई, किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई, किन उद्देश्यों से, किन महान उद्देश्यों से इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अक्टूबर 24, 1945 को अमेरिका अध्यक्ष रूजवेल्ट की अध्यक्षता में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किसके लिए स्थापना की गई? विश्व शांति की खोज के लिए। सब शांति पूर्वक रहे, आपस में युद्ध ना करें, आपस में लड़ाई ना करें, आपस में द्वेष ना बढ़ाएं, इसके लिए सब आपस में चर्चा के द्वारा किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए शांतिपूर्वक, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, है ना बच्चों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है? इसको स्थापना करने का कुछ उद्देश्य तो होगा ना मेन। तो देखिए जो मुख्य उद्देश्य है सुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों के मध्य में युद्ध को रोकने के लिए, आने वाली पीढ़ी को युद्ध जैसी परिस्थितियों से बचाने के लिए, जो भी है सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर आपसी सहयोग करने के लिए, और मौलिक मानवीय अधिकारों को ध्यान में रखकर स्त्री पुरुष को समान हक देने के लिए, बड़े और छोटे राष्ट्रों में दृढ़ विश्वास करना और अंतर्जातीय कानून व्यवस्था के माध्यम से न्याय का विकास करना, सामाजिक जीवन और अच्छे स्तर का विकास करना, यही मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही है। तो देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 193 देशों से मिलकर बना हुआ है ये संघ, ये संस्था। तो इसमें अलग अलग भाग भी है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को और भद्रता समिति। इसमें जो मुख्य भाग है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। तो बच्चों इसके लिए ये भी जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कुछ देशों के प्रधानमंत्री को चुनकर वहां पे बात करने के लिए बुलाया जाता है ना। तो एक बार पर्यावरण के मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ लोगों को चुना गया बच्चों। तो वहां पर हमारा इंडिया भी सिलेक्ट हुआ। तो इंडिया में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पढ़ने वाली योगरत्ना श्रीवास्तव जो है उनको मौका मिला यहाँ बात करने का, क्योंकि उस संयुक्त राष्ट्र संघ में सब बड़े बड़े लोग ही बात करते हैं, अपन साधारण जैसे लोगों को बात करने के लिए वहां पर अवसर ही नहीं है। उस लड़की को अवकाश आने पर उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में सबको हिलाने जैसा प्रश्न पूछा। सब उसके सवालों से हिल डुल गए। उसके सवालों का किसी के पास भी जवाब नहीं था। ऐसा उन सवालों से मजबूर करने वाली लड़की कौन है? योगरत्ना श्रीवास्तव। देखो बच्चों, सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में योगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा। योगरत्ना श्रीवास्तव संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी को अपने सवालों से मजबूर कर रही है। तो किस तरह के प्रश्नों से उसने सभी लोगों को मजबूर किया, इसको भी तो हमें जानना है ना। देखिए सुनिए बच्चों, तो किस तरह का भाषण दिया उसने? हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। हिमालय पिघलता जा रहा है ना, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। तो हमारे ग्लोब में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। जो नॉर्थ पोल है उसमें हमेशा अंधेरा और ठंड रहता है ना, पूरा बर्फ जमा रहता है। तो वहां पर जो है क्या रहते हैं? ध्रुवीय भालू रहते हैं। जो भालू है वहां रहते हैं, जो सफेद रंग के जो भालू होते हैं वो वहां रहते हैं, क्योंकि उनको वही वातावरण जो है सेट होता है, उन लोगों को करेक्ट है, वहां पे वो जी सकते हैं। जैसे हम लोग इस प्रदेश में हम लोग ऐसे जी रहे हैं, हम लोगों को ये वातावरण सेट हो रहा है, सूट कर रहा है, मतलब उसको सेट हो रहा है, और उन लोगों को वो वातावरण सेट हो रहा है, इसलिए वो वहां पे रहते हैं, निवास करते हैं। तो ये ध्रुव जो सूरज की तेज किरणों की वजह से वो क्या हो रहा है? वो बर्फ जो है वो पिघलता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? ध्रुवीय भालू, उनका वातावरण जो है संतुलन ना होने की वजह से, उनको करेक्ट ना होने की वजह से वे क्या हो रहे हैं? मरते जा रहे हैं। सही तरह का वातावरण उनको ना मिल पाने की वजह से वे मरते जा रहे हैं।
और क्या हो रहा है, हिमालय जो है पिघलता जा रहा है। जब हिमालय जैसा जो पहाड़ है जो हमारा रक्षा करता है, वो पहाड़ ही अगर बर्फ पूरा पिघल के वो पानी बन जाएगा तो हम लोग कहाँ जिएंगे? पानी से क्या हो जाएगा, पूरा डूब जाएगा, है ना। तब हम कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो वो क्या पूछ रही है, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवी भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। मतलब 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने के कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ना माने बच्चों घटना। क्या है बच्चों? बढ़ना माने घटना, बढ़ना माने घटना। तो हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। किस लिए नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि पर्यावरण के बिगड़ने की वजह से। किस लिए? पर्यावरण की बिगड़ने की वजह से। और आज हम उन पेड़ पौधों को जो हमारे लिए बहुत ही जरूरत है, बहुत ही उन पेड़ पौधों की आवश्यकता है, वो भी हम खोने के कगार पर है, वो भी हमारे हाथ से छूट जा रहा है, जो लुप्त होते जा रहे हैं। अब वो हमका अब दोबारा हमें दिखाई नहीं देंगे और दोबारा उनका उत्पत्ति नहीं होगा। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। सूरज की तेज किरणों की वजह से बर्फ जो है पिघलता जा रहा है, वो पानी मिलेगा तो प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़कर क्या होगा? बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा बच्चों? सुनामी आ जाएगा। सुनामी आने पर क्या होगा? सब डूब जाएगा। तो हमारा जो मानव का जो जीवन है, जीना दुभर हो जाएगा। और क्या पूछ रही है, क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? भविष्य है ना, మనం రాబోయేతరానికి ఇదే ఇవ్వబోతున్నామా? आने वाली पीढ़ी को हम यही दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। हमारे जो पूर्वज हैं हमें स्वस्थ और स्वच्छ, है ना, हमारे जो पूर्वज है वो हमें अच्छा ग्रह दिए हैं। मतलब हर तरह, किसी तरह का मिलावट नहीं है, किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं है। हमें स्वच्छ ग्रह दिए हैं और स्वच्छ वातावरण हमें प्रदान किए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रदूषित करते रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी कैसे जिएंगे? वो प्रदूषित वातावरण में ही जिएंगे, प्रदूषित पर्यावरण में ही जिएंगे, है ना। ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो, ऐसा करना ठीक है? जब हमारे पूर्वज हमें अच्छा ग्रह दिए हैं, स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिए हैं, तो हम अपने भविष्य की पीढ़ी को हम ऐसा ग्रह देना उचित तो नहीं है ना, सही तो नहीं है ना। आप ध्यान से सोचिए। योगरत्ना श्रीवास्तव उस संघ में रहने वाले सभी देशों से वह प्रश्न पूछ रही है कि आप ध्यान लगाकर सोचिए, इस पर सोचिए, विचार करने का समय आ गया है। और अब हम कब करेंगे? पूरी धरती प्रदूषित हो जा रही है, इसको किस तरह से हमें बचाना है ना बच्चों। देखिए बच्चों, हमारे पूर्वज जो है उस समय का खाना खाकर बहुत ही हट्टे कट्टे चुस्त दुस्त रहते थे, है ना बच्चों। और आज हम क्या है, जो खाना भी खाते हैं, अच्छा योगा वगैरह भी करते हैं, तो भी हमारा जो हेल्थ जो है, हमारा जो बीमार पड़ जाते हैं, हमारा हेल्थ सपोर्ट नहीं करता है ना बच्चों। तो क्या है, हम लोगों को क्या है, अच्छा वातावरण रहना चाहिए, किसी प्रकार की मिलावट ना होते हुए ऐसा खाना हमको खाना चाहिए। आज भूमि क्या है, भूमि में उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट दे रहे हैं। जहाँ पर जितना अधिक हम पेड़ लगाएंगे, ग्रीनरी मतलब जो ये प्रकृति को बहुत ही हरा भरा रखेंगे, तो हम अच्छे से जी पाएंगे। और हम पेड़ को काट देंगे, पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा बच्चों, मौसम भी समय पर नहीं आएगा, हाँ, और पीने का साफ पानी भी हमें नहीं मिलेगा, और अतिवृष्टि अनावृष्टि। देखिए अभी तो ठंडी के मौसम में भी हमको क्या लगता है, गर्मी लगता है ना, ठंड नहीं लग रहा है। बारिश के मौसम में भी धूप उग रहा है, और गर्मी तो बहुत ही तीव्र गर्मी है ना, और उस गर्मी से हम बच ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो रहा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, इससे फसल उगेगा नहीं उगेगा, भूमि उपजाऊ रहेगी नहीं रहेगी। तो बच्चों, ये सबको बचाने के लिए, इस वातावरण को संतुलन बनाने के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। क्या करना है बच्चों, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाना है। पेड़ लगाने से क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण जो है खराब होने से हम उसको बचा सकते हैं। आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है
कि हम कुछ कदम उठाएं। ఓ గౌరవనీయులైన సభాసదులారా, నేడు సమయం వచ్చింది, మనం ముందడుగు వేయాలి, దీనికోసం శ్రద్ధగా ఆలోచించాలి। तो ऐसे हम लोग क्या बोल रही है, अब समय आ गया है, हमें कुछ कदम उठाना है। अगर ये कदम अभी हम नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो उन मुश्किलों से बचने के लिए, उन समस्याओं से बचने के लिए, आने वाली पीढ़ी को अच्छा वातावरण देने के लिए हमें अभी से सोचकर कुछ करना है। नहीं करेंगे तो हम समस्याओं में फंस जाएंगे, और जब समस्या पूरी तरह में डूब जाएंगे तो हम उस समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, हमें प्रकृति को बचाना है तो हमें क्या करना है बच्चों, पेड़ लगाना है। क्या करना है, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाना है। तो योगरत्ना श्रीवास्तव क्या कह रही है, हमें अपनी धरती बचानी होगी। क्या करनी होगी, धरती, हमारी भूमि को हमको बचाना है। बच्चों, धरती माने क्या है बच्चों, भूमि। धरती माने भूमि, धरती माने भूमि, धरती माने भूमि। हमें अपनी धरती को बचाना है। మన భూమిని మనము కాపాడుకోవాలి। अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी, अपने लिए, हमारे लिए भी जरूरी है, लेकिन आने वाले लोगों के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए उनको बहुत जरूरी है। अगर हम अभी से इस भूमि को खराब कर देंगे, बिगाड़ देंगे, हाँ, प्रदूषित कर देंगे पूरी तरह, तो आने वाली पीढ़ी किस तरह से जिएगी। स्वच्छ ग्रह हम उनको कैसे दे पाएंगे, उनका जो आरोग्य है, जो उनको बीमार ना पड़ने से उनको कैसे बचा पाएंगे, है ना बच्चों। इसीलिए क्या है, हमें अपनी धरती को बचाना है, बल्कि अपने लिए नहीं, अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए भी। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, यह काम यहाँ नहीं होगा, इस संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर कोई भी नहीं सोचेंगे तो ये जो समस्या का समाधान अब कहाँ होगा। अब नहीं होगा तो कब होगा, अभी हम नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे, कहाँ सोचेंगे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు, ఇది ఇప్పుడు ఆలోచించకపోతే మరి ఇంకెప్పుడు ఆలోచిస్తాము। इसीलिए हमें अभी ही सब कुछ सोचना है, इस समस्या का समाधान अभी हमको ढूंढना है। हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुने। मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारी आवाज को सुने। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। क्या कह रही है योगरत्ना श्रीवास्तव, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी को हमें पर्यावरण जो है प्रदूषण होने से बचाने के लिए, उनको अच्छा ग्रह देने के लिए मजबूत इरादों की, దృఢమైన నిర్ణయాలు అనేవి ఇప్పుడు మేము తీసుకోవాలి। मजबूत नेतृत्व की, जो हम लोगों को ये सभी को समस्या का समाधान करके कुछ अच्छा सॉल्यूशन समाधान करके उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है एक अच्छा नेतृत्व चाहिए। अभी कोई भी काम हम बच्चों को देते हैं, है ना बच्चों, क्लासरूम में आप लोगों को कोई भी काम देते हैं तो उस काम को करने के लिए एक लीडर रहना चाहिए। उसको किस तरह से उसको करना चाहता है, उसका सलाह क्या है, वो किस तरह से सजेस्ट करना चाहता है, इस काम को किस बढ़िया से करना चाहता है। इसीलिए क्या है बच्चों, एक क्या कह रही है, मजबूत नेतृत्व। क्या कह रही है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। बैंक में बहुत सारा पैसा जमा कर लेंगे और ये जो सिटी है डेवलप कर लेंगे, इसको किसी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए, उस तरह की सुविधाएं देना चाहिए, देंगे तो हम अपनी भूमि को नहीं बचा सकते बच्चों, है ना कि नहीं। हमें अपनी भूमि बचाना है तो सभी लोग इस पर सोच विचार करना चाहिए, हर एक चीज पर हमें सोचना चाहिए। सोचने से ही हम इस वातावरण को बचा सकते हैं, इस पर्यावरण को हम संतुलन कर सकते हैं, इस पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं, है ना बच्चों। तो इस सिटी को डेवलप कर लेंगे। आज क्या कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, पेड़ को काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए और रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं और अपना धन कमा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं। लेकिन वो धन कमाने से और वो डेवलप हो जाएंगे वो, तो हम अपनी भूमि को नहीं बचा सकते,
है ना, सब अपने स्वार्थ के लिए देखेंगे तो इस भूमि को, पर्यावरण के लिए कौन सोचेगा? किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं? ये सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सभी को सोचना है, सभी अपने हाथ मिलाना है, हाथ में हाथ मिलाना है, तभी उस काम को हम पूरी तरह कर सकते हैं। तो करोड़ों रुपए जमा कर लेने से बैंक में, या हम डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया का बना रहे हैं, या हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये पाठशाला और कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, सुविधाजनक, मतलब मानवों को सुविधाजनक होने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो भी क्या हम पर्यावरण को बचा सकते हैं? ऐसा मतलब उसको अभिवृद्धि करने से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें बहुत से अच्छे कदम उठाने चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, इस वातावरण को हरा भरा बनाना चाहिए, है ना बच्चों। और जो भी है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो फिर से रिसाइकलिंग जैसा काम में आए, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। इससे क्या है, हम अपनी भूमि को बचा सकते हैं। मालूम है बच्चों आप लोगों को प्रदूषण कितने प्रकार के हैं? हाँ, प्रदूषण 4 प्रकार के हैं, जैसे भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण मालूम है ना बच्चों, कैसे होता है? पेड़ को अधिक से अधिक हम काट देते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं, तो क्या होता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, इससे फसल नहीं उगता है, वो भूमि भी बंजारा बन जाता है, उस पर किसी प्रकार का जो बीज डालो तो वो नहीं उगता। और दूसरी बात, वायु प्रदूषण। हम इस सिटी को डेवलप करने के लिए, मानवों को सभी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। उससे क्या होता है, फैक्ट्री में जो काम होता है उससे जो केमिकल्स, रसायन पदार्थों की वजह से धुआं आता है। धुआं जो क्या है, हमारे वातावरण में, हमारी हवा में मिल जाता है ना, वो हवा में मिलकर उसी को हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें मानवों को अनेक बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है ना बच्चों। और दूसरा जल प्रदूषण। फैक्ट्रीज में जो भी काम होता है, कारखाने में जो भी काम होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं। पानी में हम क्या करते हैं, पानी से नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, जीव जंतु सभी उसी में आधार है, पानी ही सभी जीव का आधार है, तो सबको सभी उस पानी का उपयोग करते हैं, तो उसको क्या, अनेक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। और उसी प्रकार वाहन, ध्वनि प्रदूषण। वाहन का निर्माण करते हैं, सभी की सुविधा, मानवों को सुविधा चाहिए, मानवों को डेवलप करना है, इस देश को अभिवृद्धि करना है, फिर भी उसको क्या है, दृष्टि में रखते हुए क्या करते हैं, वाहनों का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो धुआं आ रहा है और ध्वनि जो आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारे कान के अंदर जो कर्णबेरी है, वो भी जो है ना, कान के जो पर्दा है वो भी फट रहा है। इसकी वजह से क्या है, हम बहुत कम उम्र में हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है, हम क्या हो रहे हैं, बहरे हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, बहरे हो जा रहे हैं। जो पूर्वज है वो 100 साल तक जिए हैं, क्योंकि उनको स्वच्छ ग्रह, स्वच्छ वातावरण, खाने का पदार्थ, अच्छा सब कुछ मिला है। लेकिन आज के युग में हम पर्यावरण को बचा नहीं पा रहे हैं, उसको प्रदूषण कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रदूषण होने की वजह से हम बहुत ही कम उम्र में हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए इस पर्यावरण को हमें बचाना है, तो इसमें सभी की भागीदारी है, सभी अपना हाथ निभाए। ये किसी एक की वजह से इस पर्यावरण को हम बचा नहीं सकते, सभी लोग इस पर्यावरण को बचाने के लिए सभी का साथ देना बहुत ही जरूरी है ना बच्चों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बदले अपनी सोच पाठ के बारे में बताई हूँ, है ना बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।